एम्पायर में कहीं ट्रेन स्टेशन था जो लोगों से भरा हुआ था। यह ट्वैंगो स्टेशन था और प्लेटफॉर्म नंबर 999 पर बियांका थी जिसने गर्मियों की पोशाक और टोपी पहनी हुई थी, जबकि उसके कंधे पर उसका पर्स था। दूसरे हाथ से उसने अपना कैरीन सामान पकड़ा हुआ था। वह खुद को शर्माने और मुस्कुराने से नहीं रोक पाई क्योंकि उसे अकादमी छोड़े हुए काफी समय हो गया था। उसके पीछे सांचो, ट्यूडर, सिंक्लेयर और पिग्गी थे जिन्होंने अकादमी की वर्दी पहनी हुई थी। भ्रमित भाव के साथ ट्यूडर ने कहा कि अगर कोई उन्हें देखेगा तो उसे लगेगा कि वे किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर जा रहे हैं। उसने बियांका से कहा कि वह यह न भूले कि वे लड़ने जा रहे हैं। शांत भाव से उसने कहा कि तब तो कम से कम उन्हें थोड़ा तनाव तो होना चाहिए। फिर वह अपनी उंगली से एक तरफ इशारा करने लगी। उनसे कुछ दूर छात्रों का एक समूह आपस में बातें कर रहा था। बियांका ने अपनी उंगली से उनकी तरफ इशारा करना शुरू किया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वैसे भी इस ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता में उनकी कोलोसियो अकादमी फिर से सर्वश्रेष्ठ होने जा रही थी। ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। यह एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां साम्राज्य की 4 सबसे प्रतिष्ठित अकादमियां एकत्रित हुईं। पहली कुलीन अकादमी थी। कोलोसियो अकादमी को सभी विषयों में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त थी। फिर बूट कैंप वरंगियन था, जो तलवार, भाले, कुल्हाड़ी और धनुष जैसे हाथापाई हथियारों में विशेषज्ञता वाले योद्धाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र था। संरचना में कोलोसियो अकादमी के समान एक अकादमी, एक शैक्षिक प्रणाली भी भाग लेगी, लेकिन केवल महिलाओं से बनी होगी, जिसे मिसेरा महिला विश्वविद्यालय कहा जाता है। अंत में इस संस्करण का मेजबान था एक पूर्वी अकादमी जो जादू के मार्ग का अनुसरण करने वालों को एक साथ लाती थी, जिसे विजार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या मैजिक टावर के रूप में जाना जाता है। ट्यूडर का ध्यान बियांका पर केंद्रित था और एक जिज्ञासु नजर से उसने पूछा कि क्या इस बार मुख्यालय मैजिक टावर था। बियांका ने उसकी ओर मुड़कर शांत भाव से सिर हिलाया और बताया कि मुख्यालय महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में डोरस्माइल में था। जहां मैजिक टावर स्थित था, वह विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। जब वे स्टेशन से गुजर रहे थे, तो लाउडस्पीकर बजने लगा, जिससे पता चला कि कॉन्टिनेंटल सर्किट ट्रेन स्टेशन में प्रवेश कर रही थी। अगला स्टेशन हवांगडो, शाही राजधानी हवांगडो स्टेशन था। वे ट्रेन की पटरियों के पास पहुंचे और ट्रेन के बारे में सोचने लगे। सांचो, बियांका और सिंक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं, जबकि दूसरी ओर ट्यूडर और पिग्गी के जबड़े आश्चर्य और विस्मय में खुले रह गए। ट्रेन तेज गति से पहुंची, यह नीला धुआं छोड़ रही थी और इसके सामने एक शक्तिशाली जादुई घेरा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकी, पिग्गी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं, क्योंकि यह पहली बार था जब वह जादुई ट्रेन में सवार होने जा रहा था। सांचो ने अपनी कमर पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ बताया कि जब वह नामांकन के लिए आया था, तब वह इस ट्रेन में पहले भी एक बार सवार हो चुका था। जब पिग्गी हैरानी से ट्रेन को देख रहा था, तब बियांका ने अपनी उंगली से उन पर इशारा किया और उनसे मूर्खतापूर्ण चेहरा न बनाने को कहा। यह सुनते ही सभी का ध्यान उसकी ओर गया और उनकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। आत्मविश्वास से भरी निगाहों से बियांका ने उंगली दिखाना शुरू किया और बताया कि इस ट्रेन में वरंगियन अकादमी और मासिरा वुमन यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, जो पिछले स्टेशन पर पहले ही चढ़ चुके थे। उसके अनुसार वे अपने प्रतिद्वंद्वियों को खुद को कमतर आंकने की अनुमति नहीं दे सकते थे। जब वे बात कर रहे थे, तो कई छात्र ट्रेन से उतर गए। उनमें एक आदमी था जिसके चेहरे पर चोट का निशान था और एक महिला थी।
पिग्गी और बाकी लोगों का ध्यान उन पर केंद्रित था। कुछ ही देर बाद वरंगियन अकादमी के छात्र गंभीर भावों के साथ ट्रेन से उतरने लगे और फिर मुस्कुराते हुए मासिरा महिला विश्वविद्यालय की लड़कियां भी ट्रेन से उतर गईं। सभी लोग कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए स्टेशन की दुकान पर गए। पिग्गी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अचानक सभी लोग ट्रेन से उतर गए थे। ट्यूडर, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, उन्हें देखने लगा और एक गंभीर भाव के साथ उसने देखा कि यह देखकर माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था कि सभी लोग दुकान पर खरीदारी करने के लिए उतर गए थे। ट्यूडर ने अपना हाथ एक तरफ बढ़ाया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि बूट कैंप वरंगियन के छात्र सांचों को देखकर अपने दांत पीस रहे होंगे। भ्रमित नजर से पिग्गी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि वे सांचों को देखकर अपने दांत क्यों पीस रहे होंगे। सांचो, जो उसके बगल में खड़ा था, मुस्कुराने लगा और उसकी आंखें चमकने लगी। ट्यूडर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक मुस्कान के साथ बताया कि सांचो ने वरंगियन बूट कैंप की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और फिर कोलोसियो अकादमी में प्रवेश किया था। सांचो की आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि जब बात लड़ाई की आती थी वह हमेशा तैयार रहता था। जब वे बात कर रहे थे, बियांका उनके पास आई और पूछा, सिनक्लेयर को पता था कि वह गंभीर संकट में है या नहीं? यह सुनकर सिनक्लेयर का ध्यान उस पर गया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बियांका को याद आया कि उसने मैजिक टावर की प्रवेश परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था और मिसिरो वुमन यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सिनक्लेयर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और टमाटर की तरह लाल हो गया। वे ट्रेन में चढ़ गए। प्रथम स्थान पर होना हमेशा उसे परेशान करता था, क्योंकि अगर कोई अच्छा करता तो कम से कम वह बराबरी कर सकता था और अगर नहीं तो वह हार जाता। पिग्गी, जो ट्रेन का टिकट पढ़ रही थी, ट्रेन के गलियारे से नीचे चलने लगी। ट्यूडर, जो उसके पीछे था, ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह ज्यादा चिंता न करे। चूंकि असली इक्के तीसरे वर्ष के छात्र थे, इसलिए डेटा के अनुसार 50 तीसरे वर्ष के छात्र, 30 दूसरे वर्ष के छात्र और 20 प्रथम वर्ष के छात्र होने वाले थे। सांचो और अन्य लोग चुपचाप ट्यूडर की बात सुनने लगे। शांति से चमकती आंखों के साथ ट्यूडर ने विभिन्न जादुई वस्तुओं की कल्पना करना शुरू कर दिया। उनमें से एक किताब, एक तलवार, एक खंजर और एक हार था। उसे याद आया कि ऐसा कहा जाता था कि अगर वे इस प्रतियोगिता में शीर्ष 10 में रैंक करने में कामयाब रहे तो वे सभी 4 अकादमियों द्वारा साझा किए गए गोदाम से एक खजाना चुन सकते थे। उसने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया कि उसे कम से कम एक खजाना मिले। वे अपनी सीटों पर पहुंचे, अपने सूटकेस रखे और बैठने के लिए तैयार हो गए। ट्यूडर के लिए यह शर्म की बात थी कि विकर उनके साथ नहीं आया था। ट्यूडर सीट पर बैठ गया, अपनी बाहें क्रॉस की और एक आह भरी, क्योंकि एक बार फिर विकर ने उन्हें दूसरे लड़कों के साथ टीम में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बगल में बैठे सांचो का ध्यान उस पर केंद्रित था। एक मुस्कान के साथ उसने उल्लेख किया कि ऐसा कहा जाता था कि विकर की पहले से प्रतिबद्धता थी, इसलिए इसमें मदद नहीं की जा सकती थी। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि विकर अपने वादों को महत्व देता है, जिससे हमारा लड़का प्रशंसा के योग्य लगता है। बियांका, जिसने अपना सिर अपने हाथों पर टिका रखा था, एक तरफ देखने लगी और उसे याद आया कि विकर की सीट एक अलग गाड़ी में थी। वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि क्या उसे अन्य अकादमियों के छात्रों से परेशानी होगी। यह सुनकर सिंक्लेयर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्यचकित हो गया। अब उसे विकर की भी चिंता थी। केगी ने पलटकर देखा और उसका चेहरा पसीने से भर गया।
वह घबरा गया क्योंकि अन्य अकादमियों की चिंता से ज्यादा वास्तव में उसे इस बात की चिंता थी कि वह लड़का विकर के साथ था। उसी समय दूसरी ट्रेन की गाड़ी में बैंगनी बालों वाला एक लड़का था जिसकी निगाहें खोई हुई थीं। लड़का अपनी सीट पर बैठ गया और फर्श को देखने लगा। यह लेविथान का ग्रैनुल था, रिकुडोकम लेविथान परिवार का तीसरा बेटा, जो साम्राज्य के 7 महान घरों में से एक था। वह अपने कबीले के भीतर सबसे महान प्रतिभा के रूप में प्रशंसित होकर बड़ा हुआ था और अब तक उसने कभी किसी को उससे आगे निकलने की अनुमति नहीं दी थी। चेरी के पेड़ के नीचे सिंक्लेयर थी और ग्रैनुल उसे दूर से देख रहा था। उसने प्रवेश परीक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया था और ग्रैनुल को रौंदने वाला व्यक्ति सिंक्लेयर नाम का एक सामान्य व्यक्ति था जिसका कोई उपनाम या वंश नहीं था। ग्रैनुल ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और खुद को शर्माने से नहीं रोक सका। यह एक निम्न वर्ग के सामान्य व्यक्ति के हाथों उसकी पहली हार थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रैनुल के दिल में एक अजीब सी भावना पनपने लगी। खुशी से चमकती आंखों के साथ सिंक्लेयर चेरी की पंखुड़ियों पर विचार करने लगा। वह भावना उसी क्षण से पैदा हुई थी जब उसने उसे पहली बार देखा था। उसके सफेद बाल जो ध्यान आकर्षित करते थे, उसकी बेदाग त्वचा, हिरण जैसी उसकी बड़ी आंखें, उसकी नाजुक और सुरीली नाक और होंठ। जब वह विचलित थी, ग्रैनुल और उसके आदमी उसे प्यार से देख रहे थे। यह उस क्षण था जब उसने अपने दिल में पाया कि वह उससे प्यार करता है, हालांकि उसने इसका दृढ़ता से खंडन किया। यह एक अपरिहार्य तथ्य था। वह उसके पास गया, अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए उसे पुकारा और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे कोई टीम मिल गई है। हैरान नजरों से उसने पलटकर देखा। उसने धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश की और खुद को धिक्कारते हुए कि वह आम आदमी की तरह तीखे शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोल सकता, अपने अंगूठे से खुद की ओर इशारा किया। उसने उसे अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। यह सुनते ही सिंक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं और वह किसी की ओर हाथ हिलाने लगी। खुशी से भरी नजरों से वह दौड़ने लगी और ग्रैनुल के पास से गुजरी। यह देखकर उसकी आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह अपने दांतों को कस कर भींचने और क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं सका। उनके पीछे विक्कीर खड़ा था, अपने विचारों में खोया हुआ। सिंक्लेयर ने अपना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगी। उसी समय जिस ट्रेन की गाड़ी में ग्रैनुल था, वहां विक्कीर और बास्करविले के 3 बच्चे भी थे। ग्रैनुल ने थकान के कारण अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। हमारे लड़के का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक उलझन में था। जैसे ग्रैनुल घर पर हो, उसने अपने पैर विक्कीर के घुटनों पर टिका दिए। हमारा लड़का जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ग्रैनुल ने विक्कीर को घृणा भरी आंखों से घूरना शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि सिंक्लेयर विक्कीर की ओर क्यों आकर्षित हुआ। उसने सोचा कि इसका कारण यह था कि दोनों निचले तबके से थे। वह जानता था कि इस बार उसे विक्कीर को पूरी तरह से कुचलना था और इसी कारण से वह उसकी टीम में शामिल हुआ था। विक्कीर चुपचाप एक तरफ देखने लगा। ग्रैनुल ने अपने कपड़ों के नीचे रखी बोतल निकालनी शुरू की और गुस्से से भरी निगाहों से यह स्पष्ट कर दिया कि वह टीम का नेता बनने जा रहा है, और उसने पूछा कि क्या विक्कीर को कोई आपत्ति है। शांत निगाहों से विक्कीर ने बताया कि उसे केवल इस बात की परवाह है कि ग्रैनुल अपना काम अच्छी तरह से करे, और यह भी पूछा कि उसने अपने पैरों को अपने घुटनों पर क्यों टिकाया हुआ है। तीनों की आंखें क्रोध से चमक रही थीं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई विक्कीर का अपमान करने की हिम्मत कर सकता है। ग्रैनुल ने कहा कि वह अपने पैरों को फैलाना चाहता था, लेकिन उसे उन्हें आराम देने के लिए कहीं और चाहिए।
उसने विक्कीर को आम आदमी कहा और पूछा कि क्या उसे एक रईस के पैरों के सहारे होने में कोई समस्या है। तीनों ने अपने दांत कस लिए और उनकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। ग्रैनुल ने पूछा कि क्या विक्कीर लड़ना चाहता था और क्या वह जानता था कि जहर दिए जाने का दर्द क्या होता है। ग्रैनुल ने बोतल से घूंट लेने की तैयारी की, अपनी उंगली से विक्कीर की ओर इशारा किया और एक उग्र निगाह से उसे कहा कि अब से उसके सामने न घूमे, क्योंकि अगर उसने कोई गलती की तो वह उसके शरीर में एक जहरीला कीड़ा डाल देगा। बुरी नजरों से चमकते हुए ग्रैनुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ से जहर निकलने लगा। उसने फिर से विक्कीर को एक आम आदमी कहा और पूछा कि क्या वह समझ गया है। जब जहर उसके हाथ से निकल रहा था, विक्कीर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा और अपने विचारों में डूब गया। हमारा लड़का खड़ा हो गया। ग्रैनुल को अपने पैरों को घुटनों पर टिकाने से रोका और बाथरूम जाने का फैसला किया। विक्कीर ने अपनी पीठ मोड़ी और ग्रैनुल की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा था। चमकती आंखों से विक्कीर ने दरवाजा बंद किया, अपनी उंगली उसके मुंह के पास रखी और एक गहरी नजर से ग्रैनुल को चुप रहने का आदेश दिया। क्रोध से चमकती आंखों से तीनों ने ग्रैनुल को पीटने के लिए तैयार किया। उसने अपने दांत कस लिए और क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक पाया और सोचा कि विक्कीर पागल हो गया है। तभी तीनों ने ग्रैनुल का सिर पकड़ लिया, जिससे उसकी आंखें भय और भ्रम में बड़ी हो गईं। बेचारा ग्रैनुल चिल्लाने लगा। विक्कीर ट्रेन की गाड़ी से बाहर निकला और चलने लगा। उसने माफी मांगी, लेकिन वह जानता था कि वह ग्रैनुल को हस्तक्षेप नहीं करने दे सकता। विक्कीर खिड़की से परिदृश्य पर विचार करने लगा, यह जानते हुए कि इस ओलंपिक उत्तरजीविता प्रतियोगिता में उन्हें बिना किसी असफलता के परिणाम प्राप्त करने थे। वह जानता था कि केवल शीर्ष 10 को साझा खजाने से एक कलाकृति लेने का अधिकार था। उस अधिकार के साथ उसे खजाने में प्रवेश करना था, क्योंकि उसे वहां मौजूद कलाकृतियों में से एक को नष्ट करना था। विक्कीर की आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं। वह एक चट्टान के ऊपर खड़ा था और एक राक्षसी आंख उसे गौर से देख रही थी। यह कलाकृति निर्जीव राक्षस थी, सातवीं कुलीन लाश चिलबंसी डेकाराविया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।